Hey IELTS community, welcome back to the channel. Guys, I'm back with another video for IELTS reading. Guys, ये वाली वीडियो 26 अक्टूबर IELTS एग्ज़ाम की वीडियो सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन टाइप और एक ऐसा पैसेज जो हमारे को स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा ट्रिकी रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को सॉल्व करेंगे और बेस्ट पॉसिबल मेथड जिसमें हमें सारा पैराग्राफ रीड करने की ज़रूरत नहीं है और डिफरेंट जो भी पॉसिबल वेज हैं उस क्वेश्चन टाइप्स को सॉल्व करने के, वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप अपनी रीडिंग में विजिबल डिफरेंस लाना चाहते हैं और फेक वीडियोस की बजाय आप जेन्युइनली अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। Guys, there are different ways of solving list of headings. कई लोग लिस्ट ऑफ हेडिंग के जो पॉइंट्स बताए होते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनको पहले रीड कर लेते हैं। कई लोग इसको नहीं रीड करते और पहले पैराग्राफ को रीड करते हैं। बोथ वेज वर्क वेल, बट मेरे केस में मेरे लिए ये चीज़ वर्क करती है भी मैं पहले पैराग्राफ रीड करता हूँ और मैंने कई स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ ट्राई की है एंड दे हैव आल्सो सीन इम्प्रूवमेंट इन इट। तो हम लोग पहले पैराग्राफ को रीड करेंगे और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। आई नो यू आर अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, बट इस वीडियो में जो कुछ भी डिफरेंट होगा आप उसको नोटिस करना और आप इसको बाद में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस पैसेज का मतलब लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके इसको फिजिकली सॉल्व भी कर लेना। तो आपको जो होमवर्क होगा वो आप सॉल्व करके देखना। अगर कोई डाउट आए तो हमें कमेंट सेक्शन में आप ओपनली मैसेज कर सकते हो। सो हमारा जो पैसेज है उसका नाम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कॉर्पोरेट की जो सोशल इश्यूज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर बेस्ड एक पैसेज है। तो ए पैराग्राफ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपने स्कैन एंड स्किम टेक्निक का यूज़ करना है। आपने कहीं पे भी ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। एक स्टोरी बिल्डअप करनी भी, क्या बात कह रहा है पैराग्राफ में, ओवरऑल उसका जनरल आइडिया डेवलप करना है, क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग के केस में यही चीज़ वर्कआउट करती है। एंड आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ऐसे तो जैसे पहला पैराग्राफ है तो छोटा है थोड़ा सा, फिर भी तो इसमें तो थ्रू आउट पैराग्राफ आंसर हो सकता है, पर आगे चल के हम लोग दूसरे भी मेथड देखेंगे जिसमें बड़ा पैराग्राफ होता है। तो एन एक्सीलेंट डेफिनेशन वाज डेवलप्ड इन 1980s बाय नॉर्वेनियन प्राइम मिनिस्टर। इस बंदे के द्वारा एक एक्सीलेंट डेफिनेशन डेवलप की गई बाद में जो यूज़ की गई वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल के द्वारा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड उसकी डेफिनेशन थी मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ये उसकी डेफिनेशन है भी, आज के समय की नीड्स को यूज़ करके और फ्यूचर वालों के लिए भी रख के चलना, उसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। उसके बाद उसने एक नोशन, नोशन का मतलब होता है विचार, जो हम राइटिंग में भी यूज़ करते हैं ये वर्ड। द नोशन ऑफ लाइसेंस टू ऑपरेट derives from the fact that if every company needs, वो कहता है जो नोशन है, जो विचार है, ये लाइसेंस होना चाहिए भी हर एक चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, वो डिराइव करता है फ्रॉम द फैक्ट दैट एवरी कंपनी नीड्स टेकिट एंड एक्सप्लिसिट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। भी हर एक कंपनी को मतलब कोई ना कोई परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से, कम्युनिटी से और न्यूमरस अदर स्टेक होल्डर्स टू डू बिजनेस। भी कोई भी काम करने के लिए कंपनी को अलग अलग जो परमिशंस चाहिए होती हैं, कोई गवर्नमेंट से, कोई कंपनी से, कोई कम्युनिटी से। Finally, reputation is used by many companies to justify CSR initiatives on the ground that they will improve a company's image, strengthen its brand, enlist morale, and even raise the value of its stock। तो मतलब उसके बाद तो इन्होंने कंपनी के अकॉर्डिंग कंपनी का पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया है। तो मतलब थ्रू आउट इस पैराग्राफ में अगर हम लोग देखें तो शुरू में तो हमें एक प्राइम मिनिस्टर की बात मिलती है, उसने एक डेफिनेशन दी है, उसकी बात मिलती है। फिर उसके बाद उसका विचार है, जो नोशन है भी, लाइसेंस टू ऑपरेट जो है ना एक टर्म, वो ड्राइव करती है फैक्ट पे भी, जहाँ पे कंपनीज को जो परमिशंस लेनी पड़ती हैं गवर्नमेंट से, कम्युनिटी से, अदर स्टेक होल्डर्स से। तो इस सारी चीज़ को उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आपने क्या करना होता है लिस्ट ऑफ हेडिंग के केस में, जब भी आप पैराग्राफ को रीड करोगे और उसके बाद आपने ना बिल्डअप कर लेना माइंड में भी इसमें बात क्या हुई थी एक्चुअल में। तो उसके बाद जब हम पैराग्राफ पे पढ़ने के बाद हम लोग जब क्वेश्चन पे जाएंगे तो हमने वन बाय वन एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे देखूं, हाउ सी एस आर यहाँ पे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का शॉर्ट फॉर्म है। हाउ CSR में हेल्प वन बिजनेस टू एक्सपैंड, बिजनेस टू एक्सपैंड की बात नहीं हुई। आपको ऐसे बातें मिलेंगी, नहीं हुई बात।
सेकंड क्वेश्चन देखो, CSR इज मैनी इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ कंपनीज बिजनेस, कोई बात नहीं हुई। अगर उसके अगले वाले में चलें, अ CSR इनिशिएटिव विदाउट फाइनेंशियल गेन की बात ही नहीं हुई। लैक ऑफ एक्शन बाय स्टेट ऑफ सोशल इश्यूज, स्टेट ऑफ सोशल इश्यूज के द्वारा कोई एक्शन ना लेने की बात हो, ये कोई बात ही नहीं हुई। डिराइव्स और प्रेशर्स मोटिवेट कंपनीज टू एड्रेस CSR, तो यहाँ पे देखो ना, लाइक ये एग्जैक्टली बात हुई है। पहले तो ये डिराइव्स के बारे में पता चल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा सिमिलर वर्ड यूज़ किया गया है। और प्रेशर मोटिवेट कंपनीज टू एड्रेस CSR, तो देखो प्रेशर कहाँ से है, गवर्नमेंट से प्रेशर है, ठीक है, गवर्नमेंट से प्रेशर है, कम्युनिटीज से प्रेशर है, स्टेक होल्डर्स से प्रेशर है, ठीक है, लाइसेंस लेना है तो उस वजह से प्रेशर है। तो इस सारे सिस्टम के कारण जो कंपनीज हैं उनको मतलब CSR के लिए अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं ना, अपना ब्रांड स्ट्रेंथन करना पड़ता है कंपनीज के इमेज वगैरह के कारण। मतलब ये सारा ओवरऑल मिलके हमें आंसर यहाँ पे मिल रहा है, जो आंसर हमारा 19th का हो जाएगा 5। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। गाइस अभी देखो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो चीज़ मैं पहले बोल रहा था। देखो इसमें कितना बड़ा पैराग्राफ है अभी, अगर हम सारा पैराग्राफ रीड करेंगे तो हमें समझ ही नहीं लगेगी। पर आपने ना क्लियरली देखना है, ऐसे केसेस में ना, आई एम नॉट सेइंग भी 100% ऑफ द टाइम ये चीज़ वर्क करेगी, पर मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आपको आंसर मिलेगा अपर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, या तो इतने में मिल जाएगा या नीचे वाले में मिल जाएगा। तो हम एक बार रीड करना चालू करते हैं। टू एडवांस CSR कहता है, वी मस्ट रूट इट इन अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉरपोरेट एंड सोसाइटी। भी जो एडवांस करने के लिए, बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए CSR को हमें रूट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कॉर्पोरेट एंड सोसाइटी। कॉर्पोरेट एंड सोसाइटी के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है उसको हमें समझना पड़ेगा, while at the same time anchoring it in the strategies and activities of specific companies। और इसको मतलब एंकर करना पड़ेगा स्ट्रेटजीज और एक्टिविटीज़ के बीच में जो डिफरेंट कंपनीज के द्वारा होती हैं। टू से ब्रॉडली दैट बिजनेस एंड सोसाइटी नीड ईच अदर माइट सीम लाइक अ क्लेचे, भी ऐसा लगता है भी बिजनेस और जो सोसाइटी एक दूसरे को ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए एक क्लीचे लगता है, भी बेफालतू सी बात लगती है, बट इट इज़ ऑल्सो द बेसिक ट्रूथ दैट विल पुल कंपनीज आउट ऑफ द मॉडल दैट देयर करंट कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थिंकिंग हैज़ क्रिएटेड। तो मतलब यही चीज़ भी कॉर्पोरेट और सोसाइटी दोनों एक दूसरे के साथ ज़रूरी हैं या इम्पोर्टेंट है, इसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। अगर आप देखो, अगर आप उसके बाद भी रीड करते जाओगे ना तो आपको यहाँ पे एग्जांपल्स देखने को मिलने लग जाएंगी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें ओवरऑल थोड़ा सा अंदाजा मिल गया है शुरू में ही। तो अगर हम लोग यहाँ पे आके वन बाय वन चेक करें, तो फर्स्ट का आंसर, हाउ CSR में हेल्प वन बिजनेस टू एक्सपैंड, बिजनेस टू एक्सपैंड की बात नहीं हुई है, वहाँ पे बात हो रही है सोसाइटी और कंपनी की। उसके बाद अगला देखो, CSR में एस्पेक्ट ऑफ मैनी एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज बिजनेस, कोई बात नहीं हुई। थर्ड, CSR इनिशिएटिव विदाउट फाइनेंशियल गेन की बात ही नहीं हुई। लैक ऑफ एक्शन बाय द स्टेट ऑफ सोशल इश्यूज, कोई बात ही नहीं हुई। उसके बाद फिफ्थ का तो हमें आंसर मिल ही चुका था, द पास्ट इलस्ट्रेट्स, पास्ट का इलस्ट्रेशन तो आया ही नहीं है ना। कंपनी अप्लाइंग CSR शुड बी सिलेक्टिव, भी कंपनीज जो अप्लाई करती हैं CSR वो सिलेक्टिव होनी चाहिए, बात ही नहीं हुई। लास्ट बचा हमारे पास रीजंस दैट बिजनेस सोसाइटी बेनिफिट ईच अदर, भी रीजंस हैं, कारण बताए हैं भी बिजनेस और सोसाइटी एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। तो सिंपल बात है, पहले तो बिजनेस और सोसाइटी से ही हमारे आंसर मिल रहा है। रीजंस बताए हैं तो वो आगे चल के रीजंस ही बताए होंगे। अगर मैं थोड़ा सा आपको रीड करके बता दूं तो देखो, एजुकेशन, हेल्थ, इक्वल अपॉर्चुनिटी, एसेंशियल फॉर प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है ना, सेफ प्रोडक्ट्स होने चाहिए, वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, वही चीज़ों रीजंस है ना ये। तो आपने ये चीज़ को समझ के करना है, लाइक आप जो भी यहाँ पे सुन रहे हो ना, लाइक इसको प्रैक्टिकली इसके बाद कोई भी लिस्ट ऑफ हेडिंग उठाओ उसमें करके देखो, फिर आपको ये चीज़ रियल लाइफ में यूज़ में मिलेगी, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे एग्जाम में। अगर मैं सी पैराग्राफ को रीड करना चालू करूँ, अ कंपनीज इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी ऑल्सो चेंजेस ओवर टाइम, हो गया था कंपनी का इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर ओवर द टाइम चेंज होता रहता है। एज सोशल स्टैंडर्ड्स इवॉल्व एंड साइंस प्रोग्रेसेस, अब जैसे उसके बाद एक चीज़ का ना एग्जांपल दी है, नाउ अंडरस्टूड एज सीरियस हेल्थ रिस्क, एक चीज़ है वो आज के समय में बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है उसका, वॉज थॉट टू बी सेफ इन द अर्ली 90s। देखो यहाँ पे अर्ली 1900s आ गया ना, तो हमें कहाँ की एग्जांपल दे रहा है वो,
पास्ट की एग्जांपल दे रहा है, हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। गिविंग द साइंटिफिक नॉलेज देन अवेलेबल, जो वहाँ तब साइंटिफिक नॉलेज अवेलेबल थी उसके कंपैरेटिवली, मतलब आज के समय में साइंटिफिक नॉलेज ज़्यादा ही मिल रही है। तो उस वजह से क्या हुआ है, आज के समय में हमें लगता है कि जो मेथड उस टाइम पे लाइफ सेविंग था ना, आज वो रिस्की है। तो वही चीज़ तो हमें बता रहा है ना। उसके बाद ग्रेजुअली ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन की हैं। अगर हम इसको नहीं भी रीड करते ना, पहली 2 लाइनों में हमें पता चल रहा है, अभी पास्ट की एग्जांपल दे रहा है, और यहाँ पे हम रीड करके भी गए हैं पिछले क्वेश्चंस के दौरान भी। पास्ट इलस्ट्रेट्स बिजनेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर आउटकम्स। पास्ट इलस्ट्रेट करता है ना, इतनी बात हमें मिल चुकी है, अभी तक अंदाजा लगा सकते हैं हम आंसर का। बिजनेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर आउटकम, तो उसके आगे जाएंगे तो हमें ये चीज़ भी मिलेगी इन डेप्थ में। वो कहता है रिस्क ग्रेजुअली माउंटेड फॉर मोर देन 50 years बिफोर एनी कंपनी वॉज हेल्ड लायबल फॉर द हार्म इट कॉज्ड। तो 50 सालों तक चलता रहा वो। तो मतलब जब वो 1900s में ये चीज़ हो रही थी तब किसी को नहीं पता था, पर फ्यूचर में जाके पास्ट का इम्पैक्ट दिखा ना, या पास्ट में क्या क्या हुआ, लाइक वो सभी चीज़ हमें इलस्ट्रेट हो रही है यहाँ पे। तो मेजरली आपको ना अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करना पड़ेगा अगर आप जेन्युइनली अपनी रीडिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आपको लाइक बिल्कुल ज़ीरो से वर्क करना पड़ेगा। सो लेट्स मूव ऑन। अगर हम लोग डी पैराग्राफ को रीड करें, नो बिजनेस कैन सॉल्व ऑल सोसाइटीज प्रॉब्लम और बियर द कॉस्ट ऑफ डूइंग सो, भी कोई भी बिजनेस सॉल्व नहीं कर सकता सारी की सारी प्रॉब्लम्स को, और ना ही वो इतना पैसा झेल सकता है। इंस्टेड ईच कंपनी मस्ट सिलेक्ट इश्यूज दैट इंटरसेक्ट विद इट्स पर्टिकुलर बिजनेस। भी इस वजह से जो हर एक कंपनी है ना, पर्टिकुलर कंपनी अपने हिस्से की जो दिक्कतें हैं उसके ऊपर काम करने लग जाए। फॉर एग्जांपल कोई सर्विस बिजनेस है तो वो इंटरनेट के कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसके ऊपर काम करने लग जाए। कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वो उस हिसाब से। तो यही चीज़ हम पहली लाइन में अगर इसको पढ़ें तो मिल रही है। अदर सोशल एजेंडाज आर बेस्ट लेफ्ट टू दोज कंपनीज इन अदर इंडस्ट्री एनजीओ और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन दैट आर बेटर पोजीशनड टू एड्रेस दैम। तो कहने का मतलब वो बोल रहे हैं भी कंपनीज को अपने हिसाब से जो वो दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं समाज पे उसके ऊपर काम करना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर। अगर कोई कंपनी है वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है तो उसको पोल्यूशन को रोकने के लिए काम करना चाहिए। अगर कोई कंपनी है वो वाटर पोल्यूशन कर रही है तो उसको वाटर पोल्यूशन को ट्रीट करने के लिए कोई काम करना चाहिए। तो इस तरीके से हमें फर्स्ट लाइन में ये आंसर मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे आके देखें भी ना, तो अगर हम लोग देखें हाउ CSR में हेल्प वन बिजनेस टू एक्सपैंड, बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में तो नहीं अभी तक कुछ भी बोला। अगला देखो CSR इन मैनी आस्पेक्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस, कोई बात नहीं आई है। CSR इनिशिएटिव विदाउट अ फाइनेंशियल गेन, कोई बात नहीं हुई फाइनेंशियल गेन की तो अभी तक। लैक ऑफ एक्शन बाय द स्टेट ऑफ सोशल इश्यूज, कोई बात नहीं हुई है। ड्राइव्स, ये तो हो गया हमारा। अगर हम लोग इसके आगे वाला देखें पास्ट वाले के बाद, कंपनीज अप्लाइंग CSR शुड बी सिलेक्टिव, सिलेक्टिव मतलब चुनिंदा होनी चाहिए। तो वही तो हमें चाहिए आंसर में। तो हमें फर्स्ट 2 लाइन्स में मिला ना आंसर। तो ये चीज़ ना प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे मेरी प्रैक्टिस में ये डिफरेंट है भी, मतलब मैं क्वेश्चन को अगर यहाँ पे एक बार रीड कर गया, फर्स्ट टाइम ही मैंने रीड किया, बाकी टाइम तो मैं एक एक बार रीड कर रहा हूँ ना, लाइक एलिमिनेशन कर रहा हूँ अगर, तो मैं फिर भी क्वेश्चन तो रीड कर रहा हूँ। तो वो जो आपकी एबिलिटी होगी ना क्वेश्चन को याद रखने की जब आप पैराग्राफ रीड कर रहे हो, या फिर पैराग्राफ को याद रखने की जब आप क्वेश्चन रीड कर रहे हो, वो चीज़ बहुत मैटर करेगी। अगर आपके पास 10-15 दिन है, अगर आपका 26 को नहीं है, तो आप लोग इसके ऊपर स्पेसिफिकली काम करें, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम। सो गाइस, जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करना। द लिंक फॉर दिस पैराग्राफ इज इन डिस्क्रिप्शन, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके, या फिर हमें टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको ये PDF शेयर कर सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, होप यू गाइज गेट योर डिज़ायर बैंड स्कोर्स, और ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी टिल एग्ज़ाम। सो होप यू गाइज गेट योर डिज़ायर बैंड स्कोर, बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम।